चले आज देखते हैं हम CSS को एक्सटर्नल मेथड पे कैसे कनेक्ट करते हैं। यानी कि पहले हमने इनलाइन मेथड समझा, फिर इंटरनल मेथड समझा, और अब देखेंगे एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड में CSS को कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले एक न्यू फाइल लेके एक वेब पेज बना लेते हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं सपोज टू बी web3 के नाम से रख रहे हैं, web3 HTML, ठीक है। और उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के ये आपने बेसिक कोड जनरेट करा लिया और उसे टाइटल में लिख लिया एक्सटर्नल CSS कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ पर आ गए नीचे, सिंपल सा कोड आपने जनरेट करना है, जो भी कोड आप जनरेट करना चाह रहे हैं HTML का, जैसे कल हमने नेविगेशन वगैरह का कोड बनाया था, आपने देखा था। तो अभी हमें जो कोड बनाना है वो दो बनाना है, जो कल वाली असाइनमेंट से रिलेटेड। एक हेडर का बना दिया और उसके नीचे हमने क्या बना लेना है, एक नेविगेशन का कोड बना लेना है। तो यहाँ पे नेविगेशन और यहाँ पे हेडर का कोड आपका इजीली बन जाएगा। अब ये दोनों चीजें आ गई यहाँ पे। अब नेविगेशन के अंदर हम नेविगेशन का कोड वगैरह डालेंगे और नेविगेशन बन जाएगा। और हेडर के अंदर हमें लिखना है सपोज टू बी एक पैराग्राफ लेके, उसके अंदर जो लिखना है सपोज टू बी राशिद अल हुसैनी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और उसके नीचे मुझे एक और पैराग्राफ लेके यहाँ पे लिख देना है कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे एक और पैराग्राफ लेके मैंने यहाँ पे रख दिया मुस्लिम टाउन शदाब, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और आगे नंबर भी ऐड कर दिया इसके अंदर। यहाँ पे सेव हो गया मेरा, ठीक है। अब ये वेब ब्राउजर में कैसे नजर आएगा, सिंपली आप देखेंगे वेब ब्राउजर के ऊपर तो ये आपका एक फाइल बनी हुई है web3 के नाम से, और ये इस पे इस तरह से नजर आ रहा है। तो इसको निकाल के मैं अलग कर देता हूँ। तो ये आपका बेसिकली ये कोड है। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये नहीं थी, गलत फाइल खोल दी, क्लोज कर देते हैं। ये फाइल ऐसे, ठीक है। तो ये हमने अलग से कर लिया और ये हमारा साइड पे आ गया। अब यहाँ तक का कोड आपको सबको समझ ही आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ HTML का ही कोड किया है ना। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं CSS का कोड तो करेंगे, लेकिन उसको एक्सटर्नल मेथड पे करें। ये अलग से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से न्यू फाइल लेंगे, सेव करेंगे, और उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने कह दिया स्टाइल, ये उसका नाम हो गया। लेकिन उसकी टाइप हम रखेंगे .css। क्या रखेंगे, हाँ HTML नहीं रखनी, इसकी टाइप क्या रखनी है। देखिए CSS की फाइल अलग से बनेगी, विजुअल कोड में भी खुलेगी, लेकिन वेब ब्राउजर पे नहीं खुलेगी, वेब ब्राउजर पे नहीं खुलेगी, ठीक है। इसकी टाइप होगी .css, ये सेव हो गई फाइल। तो ये CSS की फाइल हो गई। अब इसको इसके साथ लिंक कैसे करेंगे। अब इसके आएंगे हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन में आके यहाँ पे लिखेंगे लिंक। ये खुद ही टैग बना देगा लिंक रेल स्टाइल शीट HREF। और इसमें चूंकि दोनों एक ही फोल्डर में है, चूंकि दोनों एक ही फोल्डर में, सेम फोल्डर में है, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही फोल्डर में हो तो सिर्फ लिंक करते हुए उनका नाम लिखते हैं, पूरा पाथ नहीं लिखते। तो ये लिखिए, ये हो गया लिंक इसके साथ, ठीक है। अब हम CSS का कोड यहाँ इंटरनल मेथड में नहीं करेंगे, बल्कि इस फाइल में करेंगे, इस जगह पे, ठीक है। यानी कि style.css लिंक हो गई इस कमांड के जरिए लिंक। अब लिंक कमांड के बारे में आप समझ जाए कि अगर सवाल आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिंक कमांड टू कनेक्ट CSS फाइल, ठीक है ना, या विच टैग इज यूज्ड टू कनेक्ट CSS फाइल, तो आप कहेंगे लिंक, ये इसका टैग है। ओके, अब इसके जाके CSS का कोड करेंगे यहाँ पे। अब CSS के कोड में हमने यहाँ पे जाके क्या करना है, ब्राउजर को सामने रख लेते हैं और सबसे पहले एक ब्लॉग बनाना है। तो ब्लॉग बनाने के लिए हम यहाँ पर आ गए, यहाँ इस पे आ गए, और सबसे पहले हमने हेडर के लिए सेटिंग करनी है। तो हेडर के लिए हमने यहाँ पे हेडर को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे HEADR हेडर एज ए सिलेक्टर के तौर पर डायरेक्टली डिफाइन हो गया, ठीक है। इसकी विड्थ आपने सेट कर दी सपोज टू बी 100% कर दिया आपने इसकी विड्थ, और इसकी हाइट आपने कर दी 400, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो वो HTML का है ना, वो तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। CSS में कहाँ स्ट्रक्चर लिखते थे, CSS तो डायरेक्ट काम करेगा वो। और यहाँ पे देखिए ये अरेंज भी हो रहा है साइड साइड। एक बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, जैसे उसमें दिया हुआ था मैंने आपको कलर, एक लाइट ग्रे कलर का कलर था। तो यहाँ से हम इसके अंदर कोई कलर देख लेते हैं। ये कलर था, डार्क डार्क ग्रे नहीं था, लाइट ग्रे था। तो यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं, क्लिक करके सेव कर देते हैं। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर बैकग्राउंड में कलर भी लग चुका है। अब आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना था, एक और चीज आज हम समझते हैं इसके अंदर कि फ्लैक्स बॉक्स क्या काम करता है, फ्लैक्स बॉक्स का क्या काम होता है। तो फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे जैसे कि अब इनको सेंटर करना होता है, आगे पीछे मूवमेंट करनी होती है इन चीजों की, तो उसको कंटेनर में कैसे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जाके हम लिख देंगे हेडर में, और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे डिस्प्ले, और यहाँ पे कर देते हैं इसको फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। और अब हम यहाँ पे जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो ये इजीली फ्लेक्सिबल हो जाएगा सारी चीजें। तो अब इसके अंदर के जो भी कंटेनर्स होंगे, मिसाल के तौर पे इसके अंदर हमने P यूज किए या H1 यूज किए,
जैसे कि अगर हम P की जगह पे हम यूज करना चाह रहे थे H1 यूज कर लेते और H1 यहाँ पे हम लिख लेते H1 और H1 का क्लोज हम यहाँ पे कर लेते, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते H2 और यहाँ पे हम लिख लेते ठीक है और रिफ्रेश कर देते। तो ये देखें कुछ इस तरह से 3 कॉलम्स में डिफाइन हो गया। अब ये 3 कॉलम्स में क्यों डिवाइड हो गया इसको देखते हैं जरा। यहाँ पे जाके डिस्प्ले हमने इसको फ्लेक्स किया है और अब यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये देखें इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर में आ गया और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये टॉप बॉटम से भी सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर 3 हिस्सों में ये डिवाइड होके नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो ये देखें फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो में थी, तो मैंने डायरेक्शन उसकी कॉलम करी तो ये एक के नीचे एक आ गया। इस तरह से हमने इसको इजीली अरेंज कर लिया या मैनेज कर लिया, जो भी आप इसको समझना चाहें। जैसे आप डिस्प्ले को फ्लेक्स करते हैं बाय डिफॉल्ट वो रो में आ जाता है, फिर हमें उसको कॉलम करना पड़ता है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या काम कर रहा है, ये लेफ्ट राइट से इसको सेंटर एडजस्ट करेगा। दूसरा क्या करेगा, अलाइन आइटम सेंटर क्या कर रहा है, इसको टॉप बॉटम से सेंटर करेगा, ठीक है ना। अलाइन आइटम्स को हमने अगर हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी इसी जगह पर है। और एक मिनट, अच्छा अब ये करने के बाद ये तो हमारा टेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे सेट। अच्छा, अगर अब हमने ये H1 में लिखा हुआ है, अगर सपोज टू बी P में भी लिखा हुआ होता तो भी ये इसी तरह से सेट हो जाता है। H1 से तो ये हेडिंग 1 2 3 2 3 स्टेप्स में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, तो ये देख ले किस तरह से आपने करना है कि डायरेक्शन आपने इसकी यहाँ पे चेंज करनी है कॉलम्स में। और अगर आप इसकी बाय डिफॉल्ट रो ही होती है, अगर आप इसको रो लिख देंगे तो फिर ये एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे इस तरीके से। अगर डेटा इस तरह दिखाना है तो ऐसे दिखा ले, और अगर आपको डेटा एक के नीचे एक दिखाना है तो उसको इस तरह से शो ऑफ कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो H1 वगैरह हमने यूज किए, अगर हम इसको सपोज टू बी पहले हमने किस पे किया था, P में किया हुआ था और उसमें किया था। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला जो कोड है हमारा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, HTML में कोड को डिसेबल कैसे करते हैं, मतलब लिखा रहे लेकिन इस्तेमाल में ना आए, तो उसके लिए हम ये लिखते हैं स्लैश क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, ये माइनस माइनस लगाते हैं तो ये जो फिर ओवर ब्रैकेट आता है, इसको जहाँ पे आप ओवर करेंगे जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे माइनस माइनस करके, तो ये इतना कोड क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब ये कोड एक्सेसिबल नहीं होगा, तो ये टेक्स्ट देखिए ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर जाके अगर हम इसको फ्लैक्स बॉक्स में कहते हैं, यहाँ पे जाके दोबारा से टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, अब देखिए इसको परफेक्ट पोजिशन पे भी रख सकते हैं। सपोज टू कि आप इसको राइट कहेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, कोड आपका जो है राइट साइड को आ जाएगा, और लेफ्ट कहेंगे तो लेफ्ट पे चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन को हटा देते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उसको सेंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट राइट से इसको क्या कर रहा है, टॉप बॉटम से सेंटर कर रहा है। और जस्टिफाई कंटेंट के बाद अगर आप यहाँ पे यूज करें जस्टिफाई आइटम्स और इसको सेंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करेगा, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करते हैं, ये टॉप बॉटम से और लेफ्ट एंड राइट से सेंटर पे आ गया। अगर हम इसको सपोज टू भी सेंटर के बजाय बॉटम करेंगे तो ये नीचे वाले लाइन पे जाके नहीं बॉटम नहीं करेंगे, इसको करेंगे लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, और अगर इसको राइट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये राइट साइड पे चला जाएगा। लेकिन अभी हमें इसको सेंटर में रखना था तो यहाँ पे हमने इसको सेंटर कर दिया। अच्छा, उसके अलावा ये जो जस्टिफाई कंटेंट है इसको भी हमने सेंटर में किया है। अब इसके साथ हमें और भी वैल्यू मिलती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाएं सेंटर के अलावा जस्टिफाई कंटेंट के आगे लगा तो बेस लाइन है, सेंटर है, एंड है। ये अगर बेस लाइन करके अगर वैल्यू को डालेंगे इसके ऊपर सेव करेंगे तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा ऊपर की तरफ। और अगर इसको हम यहाँ पे क्लिक करके सेंटर रखेंगे तो ये बिल्कुल टॉप और बॉटम से बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब हम बाकी कोड को भी इनेबल कर लेते हैं अपने, जो अभी थोड़ी देर के लिए डिसेबल किया था समझने के लिए हमने। तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं, तो ये हट गया हमारा। यहाँ से इसका जो कमेंट्स वाला था हमने बॉक्स बनाया था, ये हटा लिया, और यहाँ से इसको भी हटा लिया, रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए सारा कोड हमारा सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आने के बाद आप नोट करना है कि इनके दरमियान में काफी स्पेस आ गया है, और हम स्पेस नहीं चाहते। तो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए अब वो जो कोड अप्लाई होगा वो H1 पर होगा अप्लाई, ठीक है ना, H2 पर अप्लाई होगा, H3 पे अप्लाई होगा, या तो हम इनको अलग अलग यूज करें, ठीक है ना, H1 H2 H3 इनको अलग अलग यूज करें, फिर जाके ये मामला हो सकेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे गए H1 के ऊपर, तो यहाँ पे हमने लिखा H1, और H1 को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, फिर H2 को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर H3 को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब इनको क्या करेंगे हम, देखिए इनको हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे मार्जिन, और यहाँ पे लिखेंगे 0 पिक्सल, ठीक है, 0 पिक्सल करेंगे, और यहाँ पे भी लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन यानी कि जो इसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो मार्जिन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका 0 पिक्सल हो जाएगा। तो ये वैल्यूज में 0 पिक्सल लिख देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें इनके मार्जिन जो थे आपस के खत्म करना शुरू कर दिए, ठीक है, मार्जिन, ठीक है। अब देखिए इस कोड को आपने, फिर भी अलग आ रहा है, H1 0 H2 3 काम नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, अच्छा अब मैंने H1 H2 H3 को अलग अलग इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हमने उस पर अलग अलग ही लिख रखे थे, और सबके मार्जिन को हमने 0 पिक्सल कर दिया। तो अब इनके आपस के मार्जिन तो खत्म हो गए, इसका सिर्फ एक में मार्जिन आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है H3 में। अगर इसको वेदर H2 में ही डाल दें तो क्या होगा, कहाँ पे, यहाँ पे तो इंटर की कोई वैल्यू नहीं है, H2 में डाल के देखता हूँ मैं इसको। तीसरा वाला अलग ही आ रहा है ये, ठीक है, इसको भी देखते हैं। अच्छा अब इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम चाह रहे थे कि भाई इन तीनों को अलग अलग डील करें, मिसाल के तौर पे ये अलग स्टाइल और फॉन्ट्स में आए और वो अलग आए, तो फिर इसमें जाके हम एच स्टाइल में जाके H1 को अलग निकाल करेंगे। कैसे लिखेंगे, फॉन्ट डैश फैमिली, और किस तरह का फॉन्ट चाह रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम इस तरह का फॉन्ट चाह रहे हैं तो ये इस तरह के फॉन्ट्स पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर इसका जो फॉन्ट डैश साइज है उसको भी डिफाइन करना चाह रहे हैं। सपोज टू भी हम इसको चाह रहे हैं कि 1 VM में सेट करके देखते हैं इसको क्या बता रहा है ये, 2 REM पे करके देखते हैं, ये भी इसका मेजरमेंट यूनिट है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। ओके अब फर्क पड़ गया इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने बड़ा बड़ा सा लिख लिया, और उसको हर चीज को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कलर्स को भी अगर ऊपर बात की जाए तो कलर फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह कलर लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि ब्राउन नजर आए तो ब्राउन में, और अगर आप ब्लू चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके आप ब्लू कलर भी इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है। अच्छा अब यहाँ पर जो है सिमिलरली आपको H2 के लिए भी कुछ ना कुछ आपको डिफाइन करना है, अगर लिखना है तो उसके लिए भी आपको यही चीज इस्तेमाल करनी होगी। जैसे कि अगर आप उसका फॉन्ट वगैरह यूज करना चाह रहे हैं, और वो भी उसमें भी आप कुछ चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप यहाँ लिख देंगे, और उसके फॉन्ट को कम करके थोड़ा सा कम कर देंगे। ये ठीक है, और फिर लास्ट वाला भी आप इस तरह से इसको यूटिलाइज करके पैच कर लेंगे, और उसको भी
इस तरह से दिखा लेगा। तो देखिए ये जब भी वेब पेज खुलेगा तो ये ऑटो एडजस्ट होता रहेगा इसी के अंदर, ये देखिए, ठीक है। अच्छा अभी जब मैं छोटा करता हूँ ये ऐसे ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाता है, बड़ा करता हूँ ऐसे करते हैं। अगर हम इसको सपोज टू बी फर्स्ट वाले को पिक्सल के बजाय अगर आरईएम में डिफाइन करने की कोशिश करें, देखिए क्या होता है इसके अंदर, और इसको हम 3 आरईएम में करते हैं और इसको हम 4 आरईएम में करते हैं और इसको हम 5 आरईएम में करते हैं। ओके अब छोटा करते हैं तो ये उसमें भी एडजस्ट हो रहा है। सिर्फ फर्क ये हो रहा है कि भाई जैसे उसमें हमें वैल्यू ज्यादा बतानी पड़ रही है, से 34 64 128, इसमें 1 2 पे 1 पे 16 पिक्सल काउंट हो रहा है ये, ठीक है। तो 16 पंजे हो गए तकरीबन 80 हो गया, तो ये 80 पिक्सल का फॉन्ट हो गया इसका, ठीक है ना। और इसमें एक और भी होता है वी, एक और मेजरमेंट यूनिट है, वो भी फिर हम आगे चल के देखेंगे वो किस तरह से काम करता है, जिसको ऑटो एडजस्ट कर रहा होता है हमारे फॉन्ट को ब्लॉक के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से आपने अपना अच्छा सा एक बैनर यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पर जो है आपने इस पे अपना फॉन्ट और वगैरह भी चेंज कर दिया। अब वो रह गया था मेन्यू वाला कोड जो आपने इसमें किया था लास्ट टाइम। तो मेन्यू वाला कोड हमने लास्ट टाइम मेन्यू बनाया था, तो वो हमारे कौन से लेआउट में था,